कि आपकी यूनिट, आपकी रिटेल लॉन्ड्री की यूनिट ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे पार्किंग और पिकअप ड्रॉप करने के लिए एक कन्वीनियंस हो। पार्किंग होने से आपको बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके जो रेगुलर कस्टमर हैं वो आ जाते हैं वहां पर, तो वहां पर आप 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ा करके वो लोग अपने कपड़े या तो ले सकते हैं या कपड़े आप लोग वो आपको डिलीवर कर सकते हैं और फिर वहां से आप अपने अपने वो काम को चले जाते हैं। ये आइडियल सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, लेकिन आजकल आपको पता है कि मेट्रो सिटीज और नॉर्मल सिटीज में पार्किंग के बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। लेकिन कन्वीनियंटली ये रहेगा कि जहां पर गाड़ी से बैठने के बाद भी अगर आप दुकान दिख रही है तो एक अरेंजमेंट की जा सकती है कि कोई आके कलेक्ट कर ले गाड़ी में से, मतलब 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए अगर आप गाड़ी साइड में रुकाते हो तो नॉर्मली ये जो सिचुएशन है, जैसा मैंने बताया कि पार्किंग के आजकल ओवरऑल मतलब यूनिवर्सल ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये हो जाता है कि आपकी ये शॉप ऐसे जगह पे है जहां पे एक कम टाइम के लिए आपकी गाड़ी आप रुका कर और फिर आप वो कलेक्शन डिलीवरी कर सकते हो, तो वो बेहतर होगा करके। चौथा पॉइंट है जो रिटेल लॉन्ड्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जगह रेंट पे ले रहे हो तो उसका रेंट भी एक ऑप्टिमम होना चाहिए, या अगर आप उसको रियल मतलब एक शॉप खरीदने ही जा रहे हो तो उसका जो वहां का जो कमर्शियल रेट है वो आपके पहुंच में हो। क्योंकि ये जो आप रेंट पे लोगे या अगर आप शॉप खरीदोगे, ये आपके डायरेक्टली बिजनेस से कंसर्न है। ये हम आगे देखेंगे जब हम इकोनॉमिक्स ऑफ द ऑपरेशन देखेंगे कि कैसे आपका रेंट और आपका, या अगर आप कोई बाय कर रहे हो शॉप, वो कैसे आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैंने देखा है कि लोग जब रिटेल लॉन्ड्री शुरू करते हैं तो पहले वो एक रेंट पे लेके शुरू करते हैं और जब बिजनेस अच्छा चलने लगता है तब वो ये ऑप्शन देख सकते हैं कि उसको लोन लेके या कोई अदर पैसे का अरेंजमेंट करके उस शॉप को खरीदने के लिए। तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा कि जो अफोर्डेबल रेंट है और वहां पर एक अर्निंग की जो पोटेंशियल है उसका भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जनरली हम प्रिफर करते हैं कि जब आप किसी यूनिट को देखते हो या कोई यूनिट को अगर आप सिलेक्ट करने को जाते हो तो पहले आप एक पेपर के ऊपर ये पूरा अरेंजमेंट निकाल के एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिकॉर्ड अपने लिए बना लिया करो, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका मैक्सिमम या पीक लोड क्या होगा और जनरल रेट के हिसाब से आप ये पता कर सकते हो कि ये पीक रेट में आप कितना बिजनेस कर सकते हो और उसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। ये एक रिवर्स कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो जब आप कोई प्रीमाइसेस रेंट पे ले रहे हो रिटेल लॉन्ड्री के लिए। जनरली अगर आप एकदम कम रेंट वाला जगह ढूंढ रहे हो तो पॉसिबल है कि आपको एकदम जो जैसे कि एरिया हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट में वो आपको नहीं मिले, वो एक आइसोलेटेड एरिया में मिले। तो और उसके विपरीत भी अगर रेंट टू हाई है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसे जगह पे मिले जो ज्यादा फुट स्टेप वाली जगह हो, लेकिन इसमें रेंट ज्यादा वजह होने की वजह से आपके मार्जिन में थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है। तो ये बैलेंसिंग है कि आप कौन सा स्वीट स्पॉट सिलेक्ट करते हो कि वो जो आपके काम के लिए बेस्ट है करके। नॉर्मली मेन सिटी से हटकर जो सबर्बन एरिया होता है वहां पर भी आजकल देखा गया है कि मेन मेट्रो सिटीज या मेन सिटीज में वहां पर हाई फुटफॉल होता है, लोगों की मूवमेंट बढ़ गई है, सिटीज आज बड़े हो रहे हैं और मेन सिटी से जो थोड़ा सबर्बन एरिया में रहता है वहां पर लोगों की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे हर सिटी में बढ़ रही है। तो मेरा ये कहना कि हमेशा आप एक सेंट्रल जगह पर आप अपना रिटेल लॉन्ड्री का जगह चूज कीजिए, उससे अच्छा थोड़ा सा सबर्बन में भी जाके ये चीजें आप
ढूंढ सकते हो करके। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो जगह चूज करने के लिए आपको रिटेल लॉन्ड्री के लिए बहुत ही जरूरी है। पांचवा पॉइंट है, जब आप रिटेल लॉन्ड्री के लिए जगह खरीदते हो तो अगल बगल का कंपटीशन देखना बहुत जरूरी है। आप सिलेक्ट करने के पहले थोड़ा एरिया में घूमकर वहां पर जो जो एग्जिस्टिंग लॉन्ड्री हैं या धोबीज हैं या ड्राई क्लीनर्स हैं या आयरनिंग टपरीज या शॉप्स हैं, वो एरिया को थोड़ा आप जरा उसका एक सर्वे कर लो उसका। सो जिससे आपको पता चले, ऐसा ना हो कि भाई आपने एक दुकान आपको या लोकेशन पसंद आई और उसके 4 दुकान छोड़ के इमीडिएटली एक दूसरी यूनिट है करके, तो उसमें थोड़ा आपको, क्योंकि वो अगर पुराना होगा, वो पुराना अगर लॉन्ड्री यूनिट वाला होगा तो शायद इसमें आपको उसमें बिजनेस ग्रो करने में काफी तकलीफें आ सकती है कभी। प्लस जो सर्विसेज वहां पर दी जाती हैं, समझो कोई आपके कंपटीशन में आजू बाजू में यूनिट्स हैं कुछ दूरी छोड़ के, तो वहां के सर्विसेज भी आप थोड़ा स्टडी करो, कौन कौन सी सर्विसेज वो लोग नहीं दे रहे हैं। जैसे समझो कोई एक्सप्रेस डिलीवरी नहीं दे रहा है या होम डिलीवरी नहीं दे रहा है, या कोई जिसके पास अच्छे कारीगर नहीं है वो स्टेन रिमूवल का सर्विसेज नहीं दे रहा है, और कोई मोबाइल पे भी बुकिंग नहीं लेता है। तो ये सब चीजें अगर नहीं होंगी तो ये आप प्लस पॉइंट बना के एक अच्छा लोकेशन चूज करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। उसी तरह अगर कंपटीशन उस एरिया में है और फुटफॉल्स भी पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी वहां पर है, मतलब उस एरिया में, तो आपको कोई एडिशनल अच्छे सर्विसेज आपको तैयार करने पड़ेंगे जो और लोग नहीं दे रहे हैं, और आपको अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा उस हिसाब से। अगर आप उस कंपटीटिव एरिया में अगर आप दुकान या शॉप या शोरूम लेना चाहते हैं तो आपको कुछ हट के करना पड़ेगा जो उन लोगों के पास नहीं है। तो ये वैल्यूज आपको टेक्नोलॉजी से आएंगी कि आपके पास रिटेल लॉन्ड्री में देने के लिए क्या है, ऐसा क्या चीज है कि जो कुछ चीजें कुछ लोगों के पास वहां पर नहीं है करके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वैल्यू एडिशन करना या होम पिकअप डिलीवरी और कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स और फास्टर टर्न अराउंड, ये सब चीजें आपको वो उस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आगे आने के लिए मदद करेंगे। दोस्तों 6वां पॉइंट है शॉप साइज एंड लेआउट पोटेंशियल। मतलब जैसे आप लॉन्ड्री भी रिटेल लॉन्ड्री बनाओगे तो उसके अंदर आपको प्रॉपर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। स्पेस मतलब जैसे वॉशिंग, ड्राइंग, स्टेन रिमूवल और ये सब जो एरिया है प्रोसेसिंग का है, उसमें कंपैरेटिवली कम जगह लगता है कंपेयर टू आपका जब भी आयरनिंग, फिनिशिंग, स्टीम आयरनर और ये सब चीजों के लिए थोड़ा जगह ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पर फिनिश होने के बाद कपड़ों को जो आप पैकिंग करते हो या पुट्ठा पट्टी लगा के पैकिंग की जाती है और उसको फाइनल दिया जाता है, तो वहां पर इस एरिया में थोड़ा ज्यादा जगह लगती है। लेकिन किसी छोटी लॉन्ड्री को स्टार्ट करने के लिए, अब ये जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं ये एक रिलेटिव